देखिए आगे हम लोग देखने वाले हैं रॉड्स को, ठीक है, जिसमें रॉड्स को देखने से पहले देखना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल बता चुके हैं, जो वेपर बन जाता है, जो उड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल, ठीक है। जो वेपर नहीं बनता है, समय से आया कीजिए, डिस्टर्बेंस कितना होता है। सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। तो ऐसा दो लिक्विड लेना है जो उड़ जाए, जिसका वेपर बन जाए, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलेटाइल हो। रॉड्स को एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। रॉड्स को हमेशा सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब जहां पर आइडियल सॉल्यूशन होगा वहीं पर रॉड्स हो जाएगा। सर तो कैसे पहचाने कि आइडियल सॉल्यूशन कौन है, ये आगे बताएंगे कैसे पहचानना है कि आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है, ठीक है। तब तो हम लोग अप्लाई करेंगे रॉड्स को। क्या कहा चार रॉड्स को, इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा कैसे, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा A। अगर हम कंपोनेंट A की बात करें, ठीक है, अगर हम कंपोनेंट A की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, जीटा A। अच्छा, तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा A। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर उसी तरीके से हम कंपोनेंट बी की बात करेंगे, ठीक है, तो उसका मोल फ्रैक्शन जीटा बी हो जाएगा। हम लोग कंपोनेंट ए को देख रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो PA इज इक्वल्स टू PA नॉट A इनटू जीटा। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है काम, कांस्टेंट का काम कर रहा है जी। तो PA क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। P नोट A क्या है, P नोट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। ये समझ रहे हैं, इसको बताएंगे, इनको मिनट को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A में बताएंगे। जीटा A क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड सॉल्यूशन। PA नोट समझते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो अगर हम लोग समझ गए कौन क्या है तो PA नोट समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। और प्योर कंपोनेंट A, मान लेते हैं कोई ऐसा कंपोनेंट A है जिसमें कुछ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ A है, सिर्फ और सिर्फ A है, दो तीन चीज कोई नहीं, A B C D कोई नहीं, ठीक है, सिर्फ अकेले A है। उस केस में उसको कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा ना भैया। अकेले A रहे, मान लीजिए पानी भी दूध है, दो चीज, उसमें उसको कुछ वेपर प्रेशर होगा। पानी अकेले हो तो भी होगा वेपर प्रेशर, होगा ना। उसी प्रकार से हम बात करिए PA नोट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। प्योर कंपोनेंट जो A है उसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज कॉल्ड PA नोट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक लिखिए, फिर हम बताते हैं इससे इक्वेशन, ठीक है। आप भी लिखिए जल्दी से थोड़ा। आगे देखिए, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखे अभी, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखे, PA इज इक्वल टू PA नॉट जीटा A, PB बराबर PB नॉट जीटा B। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना, PA प्लस PB। PA का वैल्यू लिख दिए, PA नॉट जीटा A, PB का वैल्यू PB नॉट जीटा B। अब देखिए XA प्लस XB बराबर 1 होता है। एक लाइन यहाँ पे हम छोड़े इसलिए इस चीज को लिखने के लिए मदद करते हैं, लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए आप लोग को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इधर किनारे में लिख रहे हैं PT इक्वल्स टू PA नॉट जीटा A, PB इक्वल्स टू PB नॉट जीटा B। अब आपको क्या करना चाह रहे हैं, आपकी ना जीटा A या फिर जीटा B किसी को एक रूप में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक काम कर रहे हैं, जीटा B को चेंज कर देते हैं जीटा A से, तो जीटा B बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए तो 1 माइनस जीटा है, हाँ कि नहीं,
जीटा बी बराबर ये उधर जाएगा 1 माइनस जीटा ए होगा। तो जहां जहां भी जीटा बी होगा वहां हम लोग क्या लेंगे 1 माइनस जीटा है। तो पीटी बराबर बराबर पी ए नोट जीटा है, पी ए नोट जीटा है प्लस प्लस पीबी नोट जीटा बी की जगह पे क्या लिखने वाले हैं 1 माइनस जीटा है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए तो सेम चीज आप लिखा हुआ है पीबी नोट प्लस जीटा ए इनटू पी ए नोट माइनस पीबी नोट। ये चीज कैसे हुआ देखिए पी नोट ए जीटा है, पीबी बराबर पी नोट बी जीटा बी, पी बराबर पी ए प्लस पीबी, तो पी नोट ए जीटा ए प्लस पीबी नोट जीटा बी। क्योंकि हम जानते हैं जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर 1 है, ठीक है। जीटा बी बराबर क्या है 1 माइनस जीटा ए। अब से क्या है पी टोटल क्या आ जा रहा है पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस जीटा है। क्या किया यहाँ पे हम लोग जीटा बी का वैल्यू रखते हैं, ठीक है क्या ये। अच्छा अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक स्टेप इधर आइए पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी जीटा ए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, हाँ ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो पी टोटल क्या है पी नोट, एक काम कीजिए इसको इधर कीजिए, ठीक है। पी नोट बी माइनस पी नोट बी जीटा ए प्लस पी नोट ए जीटा, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं पी टोटल क्या देगा देखिए पी नोट बी हो गया और हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं जीटा ए है, यहाँ पर भी जीटा है, तो प्लस जीटा ए कॉमन निकाल देंगे तो पी नोट ए आ जाएगा माइनस पी नोट बी, ठीक है। बताइए आगे हम लोग का आज का टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या बोलता है समझिए आप। एजियोट्रॉप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स वैसे मिक्सचर होते हैं जो बाइनरी मिक्सचर होते हैं, बाइनरी मतलब दो, ठीक है। हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन होता है, ठीक है। कंपोजिशन उसका सेम होता है मतलब चेंज नहीं करता है इन लिक्विड वेपर एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है। अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है उस तरह का मिक्सचर को हम बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। फिर से एजियोट्रॉप्स वैसे बाइनरी मिक्सचर होते हैं मतलब इसमें दो ही मिलेंगे, ठीक है। जिनका लिक्विड फेज में देखिएगा तो भी वही कंपोजिशन है, वेपर फेज देखिएगा तो भी वही कंपोजिशन है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बॉयल करता है मतलब जितने वो बॉयल कर रहा है उतने पे भी बॉयल करेगा, ठीक है, चेंज नहीं करेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट xi इक्वल्स टू yi, मतलब यहाँ पे x और y क्या पे मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। लिक्विड फेज में है तो x ले लिए हैं और वेपर फेज में है तो y ले लिए हैं। अब जब कंपोजिशन ही सेम है मतलब क्या नंबर ऑफ मोल सेम है, कंपोजिशन सेम है मतलब क्या नंबर ऑफ मोल सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल से मेरा क्या कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो कंपोजिशन से मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा जी, है कि नहीं। अरे कंपोजिशन तो जिससे मिलके बना है तो किससे मिलके बना मोल्स वगैरह ही रहता है ना। हां मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यहाँ पे I बराबर a b ले लिया मतलब कि अगर a का ले रहे हैं कोई एक लिक्विड a है तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज a का वो बराबर होगा मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। देखिए कुछ पॉइंट्स है इसमें। We can't separate एजियोट्रॉप्स into its pure components by fractional or simple distillation। अभी हम लोग क्या बात की है कि बाइनरी मिक्सचर है, दो मिक्सचर है मिला हुआ है, और यदि बाबू मिला हुआ है तो क्या उसे सेपरेट किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन से या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत।
एजियोट्रॉप्स कैन बी फॉर्म्ड इन आइडियल सॉल्यूशन। यदि आपका आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें आपका एजियोट्रॉप नहीं बनेगा। आइडियल सॉल्यूशन का एजियोट्रॉप्स नहीं बनेगा। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आगे द सॉल्यूशन विच शोज अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जितना ज्यादा डेविएशन होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन होगा, उतना कम उसका बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव डेविएशन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। मतलब नेगेटिव डेविएशन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग एजियोट्रॉप ज्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा होगा तो कम होगा। नेगेटिव होने से ज्यादा होगा और पॉजिटिव डेविएशन से कम होगा। बता लीजिए जो लोग नहीं बता रहे। देखिए आगे हम लोग का लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक ऐसा सॉल्यूट हम डाल रहे हैं, सॉल्यूट मतलब क्या है? जिसका अमाउंट कम होता है, ठीक है, उसको हम लोग डाल रहे हैं। लेकिन किस तरह का सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ेगा नहीं। नहीं उड़ेगा मतलब भाप नहीं बनेगा। अरे भाई भाप बने तो ना उड़ेगा, पापा की परी थोड़ी। लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम लोग क्या डाल रहे हैं? सॉलिड को। कहां डाल रहे हैं? लिक्विड। इसलिए आप लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स। वह सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर लिक्विड में क्या होगा वो जानना चाह रहे हैं, ठीक? क्योंकि इसी से संबंधित हम लोग अगला टॉपिक आने वाला है, इसलिए बता रहे हैं। समझिए, ये पहला एक केस है जिसपे प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट है, तो फटाफट भाप बन उड़ रहा है। इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, P नोट मान लिया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? कुछ नहीं, बस सॉल्वेंट है, उड़ रहा है, गर्मी की उड़ रहा है, जो भी हो रहा है उड़ रहा है। सेकेंड केस, सॉल्वेंट है, ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला, और इसी में हम लोग क्या किए? इसी में डाले, वो अलग बनाए, इसी में डाल दिए हम सॉल्यूट, और वैसा सॉल्यूट डाले हैं जो आपका उड़ नहीं सकता है, जो आपका उड़ेगा नहीं, मतलब वेपर नहीं बनाएगा, भाप नहीं बनाएगा, ठीक है? तो वो सॉल्यूट डाले हैं जो भाप नहीं बनाएगा। तो 1 मोल सॉल्वेंट ले लिए यहाँ पर, और इसी में 1 मोल और हम डाल दिए सॉल्यूट, जो कि आपका नॉन वोलेटाइल है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इस समय जो प्रेशर है वो P है। अब ये समझिए, नॉन वोलेटाइल मतलब आधा का तो भाप बन रहा है और आधा का भाप नहीं बन रहा, ठीक? अब ये समझिए, जब भाप नहीं बन रहा है तो भाप का पानी बनना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, संघनन। भाप का पानी फिर बन जाना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। जब भाप ही नहीं बन रहा है तो कंडेंसेशन होगा? नहीं होगा। यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी कम होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी कम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में ज्यादा भाप बन रहा है तो ज्यादा इसका वेपर प्रेशर होगा। यहाँ ज्यादा भाप बन रहा है, यहाँ कम भाप बन रहा है, क्योंकि यहाँ सब उड़ने वाला है, सब भाप बना रहा है। यहाँ कम उड़ने वाला है, कम भाप बन रहा है। यहाँ ज्यादा भाप बन रहा है, भैया लिखिए कम, समझिए पहले। लिखाई हुआ स्क्रीनशॉट मार के भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का समय देख ही देते हैं। समझिए, ठीक है? समझिए, समझने के लिए आए, लिखने के लिए नहीं आए। पूरा किताब में लिखा हुआ है। आइए, तो इसमें क्या है? ज्यादा वेपर बन रहा है कि जब ज्यादा वेपर बन रहा है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा और इसका प्रेशर कम होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जो बात अभी हम समझाए आपको, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ दे रहे, ठीक है? समझा दे रहे आपको, ठीक? देखिए पहला क्या लिखा है? When we add non volatile solute, जब हम लोग ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल, ऐड किया यहाँ पे, किया था ना? देखिए इसको इसलिए समझा रहा था कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं है। इन लिक्विड सॉल्वेंट, किसमें ऐड किए हैं? सॉल्वेंट, वही ना किए थे? हाँ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा कि बढ़ा? डिक्रीजेज।
because rate of evaporation as well as rate of condensation decreases, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट घटा और जब भाप ही नहीं बनेगा तो प्रेशर कौन लगाएगा? वेपर प्रेशर है, तो भाप है ही नहीं तो प्रेशर कहां से बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, बिकॉज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अच्छा, इसको एक नॉर्मल एग्जांपल समझिए। आप चाय पीते हैं, कप में पी रहे हैं, और एक होता है ना तस्तरी, वो वाला प्लेट, क्यों अंग्रेजी समझते हैं? हमें भी वो बोलते हैं। आप कप में पी रहे हैं चाय और प्लेट में पी रहे चाय, किसमें जल्दी ठंडा होगा? प्लेट में। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, इवेपोरेशन भी ज्यादा हो रहा, बढ़ रहा है, फटाफट भाप बन के उड़ जा रहा है। तो सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन डिक्रीजेस, जब सरफेस एरिया ही कम हो जाएगा इवेपोरेशन भी कम होगा, भाप कम बनेगा। कप में हो रहा था, सरफेस एरिया कम केस तो है ना, वही केस यहाँ पर भी हो रहा है। सो नाउ सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। अब यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा विद ओवर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम है और ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर घट रहा है कि नहीं? घट रहा है। किसका? सॉल्वेंट। डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हम लोग यहाँ पे जितना ज्यादा डालेंगे नॉन वोलेटाइल उतना कम होगा वेपर, जितना कम डालेंगे उतना ज्यादा भाप बनेगा। तो किस पे डिपेंड किया? क्वांटिटी। ठीक है, तो वैसे प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं हम उसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वैसे क्वांटिटीज जो क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे हम लोग उसको बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोग का अगला टॉपिक है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। देखिए, अभी जब आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कितने हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं, समझा था ना, जिसमें एटम हो सकते हैं, आयन, मॉलिक्यूल, डज, और ये किस पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर। किस नेचर का पार्टिकल है कोई मतलब नहीं है, कितना है उससे मतलब है, कितना है उससे मतलब है, किस नेचर का, कौन लक्षण का, कौन प्रकृति का, उससे मतलब नहीं है। चार तरह के आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे जो आपको पढ़ना पड़ेगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना, लेकिन रिलेटिव में तब बोलेंगे उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ। ठीक है, बॉइलिंग एलिवेशन बढ़ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ठीक है, ये चार आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, है ना। बताइए, एक एक करके चारों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए, हम लोग का पहला टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, कौन बड़ा था तभी, पी नोट की पीएस? पी नोट। तो किसको घटाएंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो पी नोट माइनस पीएस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कौन है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो आपका, वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो पी नोट माइनस पीएस मतलब क्या है, कितना कम हो रहा है, ज्यादा में से कम। आपके पास अभी 20 रुपया है, कल आ गया 50 रुपया, कितना बढ़ गया, तो 50 माइनस 30, 50 रुपया था 20 रुपया हो गया, कितना घट गया, 50 माइनस 20, है ना। क्या करते हैं, बड़ा में छोटा को कम कर देते हैं। पी नोट माइनस पीएस बटा पी नोट, अगर ऐसा कर दे रहे हैं लोग, डिवाइड कर दे रहे ज्यादा वाले से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हेडिंग देखो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये नहीं, ये बस है जो आए काम आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा,
याद कीजिए पहला डायग्राम इधर वाला बाया वाला वो ज्यादा भाप बना रहा था। तो P सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P नोट इनटू सॉल्वेंट, ठीक है। तो P सॉल्यूशन P सॉल्वेंट, ये क्या हो गया 1 माइनस सॉल्यूट। ये कहां से आया, हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन 2 का कितना होता है 1 होता है। कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट एक A है और एक आपका B है, तो A का मोल फ्रैक्शन प्लस B का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस एक सॉल्यूट कर दिए, घटा दिए हैं, ठीक है। अच्छा आ गया, चलिए। तो PS बराबर P नोट एक सॉल्वेंट इनटू एक सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट बराबर 1, ये तो हम लोग जान रहे हैं ना। x का यहाँ पे जीटा है ना मोल फ्रैक्शन, ठीक है। PS बराबर P नोट इनटू 1 माइनस एक सॉल्यूट, तो PS बराबर P नोट माइनस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है P नोट से 1 हो गया तो P नोट आया माइनस P नोट इनटू एक सॉल्यूट आ गया, ठीक है। अब PS माइनस P नोट इसको इधर कर दिए तो क्या हो गया बराबर माइनस P नोट इनटू एक सॉल्यूट। अब हम लोग इसको इसमें लेते लाएं, ठीक है। तो क्या हो गया, पहले हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, देख लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस PS माइनस P नोट बराबर माइनस, अब इधर किया माइनस से मल्टीप्लाई तो उधर भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो गया P नोट इनटू x सॉल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या मेरा बन के आ गया है P नोट माइनस प्लस माइनस PS बराबर P नोट इनटू x सॉल्यूट। इसको इसके नीचे लेते लाएंगे बट्टा में, तो ये कहानी मेरा बन जाएगा P नोट माइनस PS बट्टा P नोट इनटू बराबर x सॉल्वेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं, दिक्कत है क्या? आगे देखिए P नोट माइनस PS बटा P नोट है बराबर, ये क्या है मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन में क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टोटल कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो होता है। अगर सॉल्यूट जो है वो बहुत कम है किससे सॉल्वेंट से, हम लोग क्या करें उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हम लोग मान लीजिए सॉल्वेंट ही है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट बचा। तो क्या हुआ P नोट माइनस PS बटा P नोट बराबर n सॉल्यूट बटा n सॉल्वेंट, ठीक है। उतारिए यहाँ पे, मैथ है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आगे देखिए हम लोग मोलेलिटी का फार्मूला पीछे पहले पढ़ चुका, न्यूमेरिकल भी किए थे। W सॉल्यूट बटा W सॉल्व बटा मास सॉल्यूट इनटू 1 बाय W सॉल्वेंट, ये होता है, ठीक है। तो अभी लास्ट एक्सप्रेशन हम लोग क्या आया था, लास्ट एक्सप्रेशन हम लोग आया था P नोट माइनस PS, P नोट माइनस PS बटा P नोट बराबर n सॉल्यूट बाय n सॉल्वेंट, यही आया था। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है मास बाय फॉर्मूला मास, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, कुछ भी लिखो है ना। P नोट माइनस PS बटा P नोट बराबर, देखिए n सॉल्यूट वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बटा n सॉल्वेंट बटा है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट नीचे चला गया और W सॉल्वेंट ऊपर वाला नीचे ऊपर, जानते हैं ये मैथ है। P नोट माइनस PS बटा P नोट बराबर, देखिए इतना सा जगह देखिए W सॉल्यूट M सॉल्यूट W सॉल्वेंट, W सॉल्यूट M सॉल्यूट, इतना सा मिल रहा है यहाँ पे, इतना सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इतना बटा 1000 कर देंगे तो ये मेरा बनेगा m by 1000 इनटू सॉल्वेंट है m सॉल्वेंट। P नोट माइनस PS बटा P नोट बराबर एक सॉल्यूट अभी पढ़े हैं बराबर n सॉल्यूट बटा n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, पीछे पढ़ा था ना अभी। अब इसको उल्टा करें, नीचे वाला ऊपर कर दे रहे हैं, तो P नोट माइनस PS बराबर, तो ये भी ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, और देखिए n सॉल्यूट बटा n सॉल्यूट 1 हुआ, n सॉल्वेंट बटा n सॉल्यूट बचा, 1 को इधर लेकर के आएंगे लाएं, क्या बचा ये बना, 1 को इधर लाएं तो माइनस आया, एलसीएम लिए सॉल्व किए, एलसीएम लिए सॉल्व किए तो P नोट से P नोट कटा माइनस माइनस प्लस PS बचा। अब देखिए
फिर पीएस को नीचे कर दिए और पी नॉट माइनस पीएस को ऊपर कर दिए, तो इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, एन सोल्यूट बटा एन सॉल्वेंट बना। ठीक है, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन ये है, पी नॉट माइनस पीएस बटा पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट। कोई दिक्कत है किसी को? आइए आगे देखते हैं हम लोग। हेलो आगे देखते हैं हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इससे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक देखे थे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या देखे थे बताइए जल्दी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट पहले समझते हैं क्या होता है। एक वर्ड आ रहा है पॉइंट, मतलब पॉइंट मतलब क्या, कोई एक फिक्स चीज होना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट है ना, वो किसी टेम्परेचर को दिखाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक खास टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड का हमको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, पानी ले लो, दूध ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये आपका लिक्विड है, तो इसका एक अपना वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, और इसके सरफेस पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, अरे कुछ तो प्रेशर लग रहा है ऊपर से, एटमॉस्फेयर से हवा सबका प्रेशर लग रहा है कुछ ना कुछ, तो वो प्रेशर अगर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो ठीक उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो अंदर का जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर, वेपर प्रेशर, वो सरफेस के प्रेशर के बराबर हो जाता है। 89 में नहीं हुआ, 90 में नहीं हुआ, 95 में नहीं हुआ, 99 में नहीं हुआ, 99.9 में भी नहीं हुआ, लेकिन 100 जैसे ही पहुंचा तो वैसे ही दोनों बराबर हो गया। कौन दोनों बराबर हो गया? लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर हो गया। कितने बराबर हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत किसी को? बॉइलिंग पॉइंट दिक्कत ही ना है। यदि मान लीजिए P एक्सटर्नल मेरा 1 एटीएम है, तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। 1 एटीएम है प्रेशर, तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर PXT, हाँ हाँ बाबू, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अगर मान लीजिए यही एक्सटर्नल प्रेशर 1 टोर हो जाए, ठीक है, ये भी एक यूनिट है, टोर भी एक यूनिट है प्रेशर को मेजर करने का। ठीक है, कुछ रहे आगे देखिए, 1 टोर हो जाता हो यार, तो बॉइलिंग पॉइंट इसे कहलाएगा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो कभी कभी आपको मिलेगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, कभी मिलेगा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। यदि आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको क्या समझना है? प्रेशर वहां पे कितना है? यदि आपका बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ मिलता है 1 एटीएम, तो वहां पर कितना है आपका? सॉरी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ मिलता है, तो प्रेशर कितना वहां पे? कोई दिक्कत नहीं। एक ग्राफ के मदद से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कितना बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कभी अगर बढ़ जाता है किसी भी चीज का, ठीक है, तो कितना बढ़ा। देखिए, एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है, पहले ये समझिए कि एक वर्ड आ रहा है टीबी नोट, एक आ रहा है टीबी, आ रहा है दो चीज। तो टीबी नोट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? टीबी नोट। ठीक है, अच्छा, एंड टीबी भी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी। तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? टीबी माइनस टीबी नोट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, पहले एक एग्जांपल से समझिए, हम आपको समझा रहे हैं कुछ। मान लीजिए आप दूध गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ और भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दूध वहां पर क्या काम कर रहा है? सॉल्वेंट का ज्यादा अमाउंट में दूध, तो देखना वो ना क्या बोलते हैं उसको, जो भाप और फेन बन के जो ऊपर उठ जाता है दूध का, झाग, आई डोंट नो, तो उसको क्या बोलते हैं? झाग बोलते हैं। वो झाग ऊपर उठ जाएगा और एक समय नीचे गिर जाएगा, लेकिन नीचे गिरने से पहले
आप एक काम करना, 2-3 बूंद चीनी का वहां डाल देना, चाहे हल्का सा पानी डाल देना, हल्का सा पानी डाल देना, तो आप लेना वो फिर बैठ जाएगा। फिर थोड़ा देर के बाद फिर उबाल आएगा उसमें, ठीक है, फिर वो भाप बनाएगा ऊपर में, क्या उसमें झाग बनाएगा ऊपर में, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे, जो सॉल्वेंट था उसको हम लोग लिए टी मिल्क, ठीक है, और जब बाद में डाले उसको लिए टी सॉल्यूशन। जब पानी और दूध दोनों मिल गया, बन गया सॉल्यूशन, ठीक। कौन बड़ा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बाद वाले का, उसको और टेम्परेचर चाहिए बॉईल करने के लिए, और चाहिए ना जी, नहीं तो गैस तो ऑन ही था, लो भी हम फ्लेम भी हम उसका कम नहीं किए थे, दूध ये हो रहा है ऊपर में, क्या बोलते हैं उबलना अलग होता है, उधियार हम तो बोलते हैं उसको, अब आप लोग क्या बोलते हैं डोंट नो, जो भी बोलते हैं, हम बोलते हैं दूध उधिया रहा है, वही बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अब जैसे ही पानी दिए, टेम्परेचर वही मिल रहा है, जैसे ही पानी दिए उसका और बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाता है, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद और फिर से हो जाता है। तो ये बड़ा होगा टीएस, ये छोटा होगा, हम लोग बोलेंगे कितना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, कितना बड़ा, मान लीजिए पहले ये 100 पे उबल रहा था, अब 110 पे उबल रहा है, तो कितना बढ़ा, कैसे निकला, 110 माइनस 10, सॉरी 110 माइनस 100, तो मतलब टीएस माइनस टीएम, मिल्क वाला। टीबी बी द प्योर सॉल्वेंट, टीबी कौन है, प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पे कौन था, पानी, पानी है बन डाले जी, सॉल्वेंट दूध था, सॉल्वेंट दूध था, उसी में ना मिलाए थे, जो ज्यादा रहता है जिसमें मिलाते हैं, ठीक है। तो टीबी कौन है, हम लोग का दूध है, यहाँ पे लिख दे टीबी, लिख दे टीबी, और सॉल्यूशन जो बना, सॉल्यूशन बना, तो कितना हुआ, चेंज कितना आया, डेल्टा टीबी चेंज कितना आया, टीएस माइनस टीबी, यहाँ पे हम लोग कितना माने, टीबी माने है ना, यहाँ पे ले लिए, सॉरी प्योर सॉल्वेंट माने टीबी नॉट, और इसको माने टीबी, आ गया सेम चीज। अगर जिनको दिक्कत हो रही होगी समझने में, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिए थे किसको जी, मिल्क वाले को घटाए थे सॉल्यूशन से, वही ना किए थे, ठीक है। मिल्क वाला मतलब मेरा प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट को किससे दिखा रहे हैं यहाँ पे, टीबी नोट से ले लो, टीबी नोट ले लो, टीबी नोट ले लिए, अच्छा। सॉल्यूशन को किससे दिखा रहे हैं यहाँ पे, टीबी से ले लो, यहाँ पे टीबी। तो क्या ये फॉर्मूला मिल रहा है हमको, देखिए ध्यान से, मिल रहा है, समझ में आया एग्जांपल से, यस सर, ये चीज समझ में आया ना, हाँ सर। अब ग्राफ से समझते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट का ले लिए हैं टीबी नॉट, और सॉल्यूशन का ले लिए हैं टीबी। आप देखिए टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ रहा था ना, यहाँ पे पहली बार गया, फिर सेकंड टाइम पे कितना लग गया, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट उतार लीजिए सर, क्या पे बोला 40 ये, अरे वही चीज है, देखिए यहाँ पे पी नोट बढ़ते जाएगा, सॉरी जो आपका जो है पी नोट वो बड़ा होगा पीएस से, जैसे कि देख लीजिए जो आपका जो पी नोट है वो 0.5 एटीएम है, तो पीएस कितना है 0.38, वो ज्यादा होता है। अगर पी नोट बढ़ते जाएगा तो टीबी नोट घटते जाएगा। आगे देखिए, एक्सपेरिमेंट have shown that for dilute solution the elevation of boiling point is directly proportional to the solute the molar concentration of, यहाँ लिख रहे हैं, of the solute in the
देखिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी। इसे लिख रहे हैं यहाँ पे मोलाल कंसंट्रेशन, मोलर नहीं, मोलाल कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे और बराबर लेंगे कांस्टेंट है केबी इनटू स्मॉल एम। स्मॉल एम बराबर 1 हो गया तो डेल्टा टीबी बराबर हो गया केबी, हो जाएगा ना। आप किसे 1 कर दो, 1 के इसका वैल्यू खत्म, क्या बचा डेल्टा टीबी बराबर केबी। केबी यहाँ पर क्या है, मोलार बॉइलिंग पॉइंट है या फिर बोलिए इसको एलिवेशन कांस्टेंट। ये हमारा टॉपिक क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा तो यहाँ से केबी बराबर क्या आ जाएगा, m सॉल्वेंट r tb नॉट स्क्वायर m सॉल्वेंट बाय 1000 इनटू डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कैसे आया वो समझने के लिए यहाँ पे देखिए केबी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी बाय स्मॉल m, केबी बराबर डेल्टा टीबी बाय स्मॉल m बराबर डेल्टा टीबी छोड़ दिया, स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 हो गया, m सॉल्वेंट ऊपर चला गया, डेल्टा टीबी इनटू m सॉल्वेंट बाय n इनटू 1000। अब देखिए अब डेल्टा टीबी वाला भूल जाते हैं फिलहाल कुछ 2 मिनट के लिए, तो m सॉल्वेंट बाय n इनटू 1000 है, m सॉल्वेंट बाय 1000। अब देखिए ये जो r आपका डेल्टा टीबी बाय n, इसकी जगह पे क्या आ रहा आपका r टीबी नॉट स्क्वायर बाय डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन। केबी का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। अगर केबी आपको वाटर के लिए आता है कभी एग्जाम पे इसको याद कर लीजिएगा, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हेडिंग दीजिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वी नो दैट एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या, वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई बर्फ बन जाए है ना, वह टेम्परेचर जिस पे कोई बॉईल करे दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, द सॉलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। सॉलिड वाला जो है वो मान लेते हैं आइस है, ये वाटर है, सॉलिड और ये लिक्विड। सॉलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये जो आपका वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा विद द लिक्विड फेज। किसके साथ में इक्विलिब्रियम में होगा, इस लिक्विड फेज के साथ में इक्विलिब्रियम में होगा। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज, तभी पढ़ते थे वेपर फेज, अभी पढ़ रहे लिक्विड फेज, इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। तभी हम लोगों को लिक्विड से गैस लिक्विड से गैस बनना था, सब लोग यहाँ पर वेपर फेज पढ़ते थे। अभी हम लोग को लिक्विड से सॉलिड में आना है तो लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसका लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर। Solution will freeze when its vapor pressure equals to vapor pressure of the pure solvent, solid solvent. कोई भी सॉल्यूशन कब फ्रीज हो जाएगा, when its vapor pressure, जब इसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। According to Rod's law को नियम क्या जानते हैं, when a non-volatile solid is added to the solvent, अगर किसी non-volatile को हम लोग किसी solvent में डाल देंगे, non-volatile मतलब नहीं उड़ने वाला। याद कीजिए दोनों डायग्राम बनवाए थे, कहाँ बनवाए थे और यहाँ पे, यहाँ पर किसी चीज को मिलाए थे अलग रंग से और यहाँ पर सिर्फ वो था, यहाँ भाप ज्यादा बन रहा था, कंडेंसेशन भी ज्यादा हो रहा था, तो वेपर प्रेशर इसके ज्यादा था, इसमें भाप कम बन रहा था तो इसका कंडेंसेशन भी कम था तो इसका वेपर प्रेशर भी याद आया। चलिए याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देख लीजिए पीछे। आगे देखिए, when a non-volatile solute is added to the solvent, its vapor pressure decreases। घट गया वेपर प्रेशर, क्यों घट गया था, क्योंकि ज्यादा भाप नहीं बन पा रहा था, ज्यादा कंडेंसेशन नहीं हो रहा है,
तो वेपर प्रेशर घट गया था एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर, और उस लोअर टेम्परेचर पे अब वो किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। Thus the freezing point of the solvent decreases, मतलब कि मेरा सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसी का हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे और ग्राफ देखेंगे, ठीक है, बताइए। हाँ सर, आगे देखिए, ये ग्राफ है हम लोग का, इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। लिक्विड सॉल्वेंट का ज्यादा होगा और फ्रोजन सॉल्वेंट का कम होगा, तो हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट वाले से घटाएंगे फ्रोजन सॉल्वेंट वाले को। तो जरा देखिए, लिक्विड सॉल्वेंट वाला कितना है, TF नॉट है, और फ्रोजन वाला कितना है, TF है, तो कितना हो जाएगा, TF नॉट माइनस TF। सेम केस जैसा भी दूध वाला बताया था ना, तो TF नॉट क्या आपका फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व इन इट, और TF क्या फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व से मुताबिक लिक्विड फेज में। हाँ दोनों से करो। अच्छा, यहाँ पे देखिए तीनों F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व इन इट, और जब नहीं डिसॉल्व किए हैं उस समय के ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हम लिखा देंगे। अभी लास्ट टाइम डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कंसंट्रेशन स्मॉल m मोलैरिटी, डेल्टा T इक्वल्स टू Kf इनटू स्मॉल m, यदि स्मॉल m बराबर 1 होता है तो डेल्टा T बराबर Kf होगा। Kf जो कि आपके नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव कांस्टेंट। क्या नोट करने वाली बात है, ऑल नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स रिमेंस ऑलवेज रिमेंस इन सॉल्यूशन नॉट प्रेजेंट इन सॉलिड फेज। ये हमेशा रहेंगे सॉल्यूशन फेज में, न कि सॉलिड फेज में। सॉलिड फेज में या फिर वेपर फेज में कभी नहीं रहेगा, ये हमेशा रहेगा लिक्विड फेज में। सॉलिड और वेपर में नहीं रहेगा, ये हमेशा रहेगा आपका लिक्विड फेज। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।